हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। और ऑनलाइन क्लास का आज पहला दिन है हमारा। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू अच्छा, मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने मुझसे पूछा ही नहीं कैसे हो बेटा। हाँ जी, कैसे हो बेटा? मैम, बस फ्लू हो गया। आ, ओह, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। फ्लू ही है ना, इट्स क्योरेबल। यस मैम। सबको हो जाता है सर्दियों में। तो मैम डॉक्टर ये है ने कि कहा था कि अटेंडेंस लगवा के लेक्चर लीव कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई डायरेक्शंस दी हो डॉक्टर ने आपको, वो बता दें। बस डॉक्टर ने यही कहा था। अच्छा अच्छा, ठीक। और हमारे पास अभी तक कितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे? टोटल 9 बच्चों ने अब तक ज्वाइन किया। अच्छा, मिड से पहले का हमारा आज ये आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रिवीजन होगी। ओके मैम। मैम नेक्स्ट वीक के बाद अच्छा। हमारे एग्जाम्स हैं। हाँ जी, आपके एग्ज़ाम इंशाल्लाह अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑनलाइन ही है। और वे ऑफ एग्ज़ाम, मेथड ऑफ एग्ज़ाम जो है ना, वो नहीं पता। ओके मैम। लेकिन ये है कि होगा ऑनलाइन ही। फिर से कैम स्कैनर वगैरह ओपन कर लेते, डाउनलोड वगैरह। क्या अच्छा अच्छा, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए जो होती है पिक्चर्स को। यस मैम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो यूनिवर्सिटी में लास्ट लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? एनीवन? मिस पार्शियल डेरिवेटिव्स। हाँ जी, पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने पढ़े थे। पार्शियल डेरिवेटिव आपको मैंने कहा था ये भी डेरिवेटिव्स ही होते हैं, लेकिन ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स हैं या मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा हो जाती है तो फंक्शन हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन बन जाता है, ठीक है। मल्टी वेरिएबल फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने का मेथड क्या होता है? डायरेक्ट ऑर्डिनरी जो डेरिवेटिव हम निकाला करते थे वैसे डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता इसका, बल्कि
यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर आपने के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है, लेट्स से यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू हैव टू फिक्स द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को फिक्स करके आप डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक इन दिस एग्जांपल हमने क्या किया था, हमारे पास कहा गया था कि रेवेन्यू जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ फुल प्राइस टिकट्स एंड नंबर ऑफ डिस्काउंट प्राइस टिकट्स, और हमें कहा गया था कि डेरिवेटिव निकालें। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में आपने क्या करना होता है, जो डेरिवेटिव निकालना होता है, वी कॉल इट पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन हमारे पास ये है, ठीक है, ये नोटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x। r में x के हिसाब से चेंज डिटरमिन करना है, ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है f सबस्क्रिप्ट ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव f का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वो आप कैसे निकालते हैं, आप y को फिक्स कर देते हैं या अज्यूम करते हैं कि y इज अ कांस्टेंट। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्स, माइक्स टर्न ऑफ कर दें अपने। फैजान अपना माइक ऑफ करें। ओके, माइक्स ना अपने ऑफ किया करें काइंडली, ड्यूरिंग क्लास जो है माइक्स ऑन ना किया करें, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अच्छा, तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी थी कि पार्शियल डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, बट डिफरेंस अगेन हमारे पास वही आ जाता है कि हम यहाँ पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करते हैं, y में कोई चेंज आते, चेंज जो हम डिटर्मिन करते हैं वो सिर्फ x के हिसाब से डिटर्मिन करते हैं, ठीक है। h इज एडेड इनटू x और y में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये लिमिट वाला फॉर्मूला फर्स्ट टाइम नहीं पढ़े, ये आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शन में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन तब वहां पर क्योंकि डोमेन फंक्शन की एक सिंगल वेरिएबल होती है, इसलिए यहाँ वहां पर ये b नहीं होता होगा, या इन अदर वर्ड्स y नहीं होता होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होता उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको डिटेल में देखा था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमने कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट्स राइट्स पे किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी डिटरमिन करने के लिए कंडक्ट किया गया, और फिर ये देखा गया कि आपके पास जो है, लेट से आपसे कहा गया कि ये फंक्शन है विच इज इक्वल्स टू द सर्वाइवल ऑफ रैट्स, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ रैट्स है, उसको हमने P से डिनोट किया था, और हमने कहा था ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि आपने उस केमिकल को जो है कितने टाइम के लिए रैट्स के जो है एक्सपोज किया है, उस केमिकल के को एक्सपोजर रैट्स का कितने टाइम के लिए हुआ, मतलब कि वो केमिकल कितने टाइम के लिए रैट्स को प्रोवाइड किया गया, उस एनवायरनमेंट में उसको जो है लीव किया गया है। और देन सी मतलब कंसंट्रेशन के आपके पास वो केमिकल जो है उसकी कितने जो है ना क्वांटिटी उसकी जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो फिर हमने डेरिवेटिव निकाला था, लेट से एक ही पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला था, लेकिन फर्स्ट हमने t के हिसाब से निकाला था। जब हम t के हिसाब से डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन में, तो आप क्या करते हैं, लेट से पॉइंट कहा गया था 18,6, तो क्योंकि t के हिसाब से डेरिवेटिव निकालने का कहा गया है, तो बाय डेफिनेशन हम सिर्फ t में चेंज डिटरमिन करेंगे। 6 will remain fixed and we will determine the change in variable t। यहाँ पर 18 के बाद जो बिल्कुल फर्दर नेक्स्ट वैल्यू आती है t की, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। हमने 18 + 2 मतलब h को हमने 2 डिटरमिन किया था, एंड देन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था f of 18,6 और उसको डिवाइड कर दिया था किससे, 20 - 18 मतलब 2 से। इस चीज को हमने इंटरप्रेट ऐसे किया था कि सर्वाइवल ऑफ रैट्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 1.5% एज पर 1 यूनिट इंक्रीज इन t, क्योंकि हम t के डेरिवेटिव ले रहे थे, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे, ठीक है। उसी तरह हमने c के हिसाब से लिया था। जब आप c के हिसाब से लेते हैं तो जो t होता है वो फिक्स रहता है और चेंज सिर्फ c में आता है, ठीक है।
सी में क्या चेंज आएगा, 6 के बाद टेबल में बिल्कुल फर्दर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बन रही थी 15। तो हमने कहा कि f ऑफ 18 कोमा 15 माइनस f ऑफ 18 कोमा 6 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 6। यहाँ पर अब जो वैल्यू आई थी ये बेसिकली चेंज है फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू c। f सबस्क्रिप्ट c का मतलब ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू c, या इन अदर वर्ड्स, या इसको हम वर्ड्स में लिखें तो इसका मतलब ये है कि f में c के हिसाब से क्या चेंज आएगा। इसका मतलब ये है, इस वैल्यू का को इंटरप्रेट हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो सर्वाइवल ऑफ राइट्स है वो 1.22% डिक्रीज कर जाएगा एज पर 1 यूनिट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ c या कंसंट्रेशन। ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल भी आपने क्लास में की थी। फिर मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव का वही सवाल आपके पास इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव कुछ भी हो, इसका मतलब ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव सिंपली क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से आने वाला चेंज। ठीक है, यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि द डिमांड ऑफ कॉफी क्यू इन पाउंड सोल्ड पर वीक इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी एंड प्राइस ऑफ टी। डिमांड ऑफ कॉफी जो है हमारे पास वो फंक्शन है इन दो वेरिएबल्स का, मतलब डिमांड ऑफ कॉफी इज डिपेंडिंग ऑन दीज टू थिंग्स। डिमांड ऑफ कॉफी किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, Q इज द डिमांड ऑफ कॉफी, और ये डिपेंड कर रही है वेरिएबल C और वेरिएबल T पे। C क्या है, प्राइस ऑफ कॉफी। T क्या है आपके पास, T क्या है, प्राइस ऑफ टी। चाय के प्राइस और कॉफी के प्राइस पे डिमांड ऑफ कॉफी डिपेंड कर रही है। कह रहे हैं अब आप ये बताएं कि जो f है उसमें जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c, विल दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब खुद सोचें, अब जरा इसके बारे में आप खुद जहन पे जोर डालें। अगर प्राइस ऑफ कॉफी वो बढ़ा दी जाती है, सी के प्राइस, सी का मतलब ये है कि प्राइस ऑफ कॉफी, अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज कर दी जाए तो उसकी डिमांड में इजाफा होता है कि कमी होती है? मैम डिक्रीज हो जाएगी डिमांड, कमी होती। इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही है, शाबाश, एक्सीलेंट। बिल्कुल, आपके पास डिमांड ऑफ कॉफी विल बी डिक्रीज्ड, Q will be decreased. That means partial derivative of f with respect to c will be negative. ठीक है, मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाएं और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, हमने f ऑफ c निकालने का कहा, हमें f ऑफ c निकालने का कहा गया था, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू c निकालने का कहा गया था, मतलब कि डिमांड ऑफ कॉफी में सी के हिसाब से चेंज डिटरमिन करने का कहा गया था, विल दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने कहा कि इट्स ऑब्वियस इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज इंक्रीज्ड, डिमांड ऑफ कॉफी विल बी डिक्रीज्ड, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो वी वुड से दैट एफ ऑफ सी विल बी नेगेटिव। अब सोचें, अगर चाय की कीमत बढ़ा दी जाए, इफ द प्राइस ऑफ टी आर इंक्रीज्ड, तो हमारे पास डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जाते हैं कैंटीन में और आप कॉफी के प्राइस पूछ रहे हैं, पूरा महीना हो गया, कॉफी के प्राइस 50 रुपीज हैं, लेकिन चाय के प्राइस पहले 40 थे, करते 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 अब वो 100 पे पहुंच गई है, तो लोग चाय ज्यादा खरीदेंगे कि कॉफी ज्यादा खरीदेंगे? कॉफी। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से भी कॉफी ले सकते हैं खरीदेंगे। ना, मैम चाय खरीदेंगे मैम, क्योंकि लोग चाय पीते हैं। लोग कॉफी भी पीते हैं, लोग तो पानी भी पीते हैं, लोग जूस भी पीते हैं। हम मैम, जैसे कंपैरिजन चाय कह रहे हैं। अगर एक बंदे को दोनों चीजें पसंद है, या आप नहीं ये नहीं मैम, देखो ऐसा ना, नहीं हो सकता। अच्छा आपको आईफोन भी पसंद है, आपको सैमसंग का फोन भी पसंद है, नहीं पसंद ही मैम, होता मुझे है ना? सिर्फ आईफोन पसंद है। ठीक, तो लिया क्यों नहीं? प्रो मैक्स ले लिया मैम 12? आईफोन ही है मेरे पास। नहीं, अच्छा वाह माशाल्लाह, प्रो मैक्स ले लिया, 12 प्रो मैक्स? मैम मैं 13 का वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा से, तो बेसिकली कहने वाली बात यह है कि अच्छा फोन, अगर प्रोडक्ट करें, अच्छी प्रोडक्ट सबको चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन अगर उसके प्राइस इंक्रीज कर दिए जाएं और इंसान की अफोर्डेबिलिटी में ना हो तो उसकी डिमांड में
100% कमी आती है, ठीक है। तो अगर चाय लोगों को बहुत भी पसंद है ना और उसके प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उसकी डिमांड में कमी होगी, दैट मीन्स के प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। हम कह रहे हैं कि कॉफी की जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ टी पे और प्राइस ऑफ कॉफी पे। प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ाते हैं तो जाहिर है ऑब्वियसली डिमांड उसकी कम हो जाएगी। फिक्स है तो उसकी डिमांड में इजाफा होगा, ठीक है। कॉफी की डिमांड में इजाफा होगा। दैट मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी, ठीक है। डज इट मेक सेंस? मैम जी जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मैम, वो नमस्ते। 005T को मीटिंग में ऐड कर दें। लेट मी सी, मैंने कहा था बंदा पहले बता देता। देखो जरा, अब यहाँ पे पता नहीं एट दिस इंस्टेंट ऐड कर सकते हैं आपके नहीं। क्या नाम है? तैयब बशीर। इसको पहले होश नहीं था। मैम यहाँ से सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं, पहले आपको टीम में ऐड करना होगा बैक जाकर। Oh my God, this जब तक ऐड नहीं होगा तब तक कॉल भी नहीं अच्छा, जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, रोल नंबर काइंडली बताइएगा। L1F19 19 BSCS BSCS 0052 0052 0052। तैयब बशीर, यस मैम, ये फर्स्ट पे। ठीक है, हो गया ऐड। थैंक यू मैम। अटेंडेंस होगी है? नहीं नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं हुई। ओके। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? इसी प्रॉब्लम को कि जब आपके पास प्राइस ऑफ टी बढ़ा दी जाएगी तो ऑब्वियसली डिमांड ऑफ कॉफी डिक्रीज कर दी जाएगी। एक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले फिर लेक्चर मजीद कंटिन्यू करते हैं। अमीर अली, अमीर अली, हारिस इमरान, हारिस इमरान अपने माइक्स ऑन करें अटेंडेंस के लिए काइंडली। अमीर अली नहीं है, हारिस इमरान भी नहीं है, ओके। वलीद हैदर, Present, मैंने ma'am. सुबह ऐड किया। तलहा रियाज, मोहम्मद तलहा रियाज, अभी तलहा को ही ऐड किया हमने। मोहम्मद तलहा रियाज, ओके, ही इज नॉट एडेड। मोहम्मद तलहा रियाज भी नहीं है। बख्तावर है, बख्तावर प्रेजेंट। भी। तैयब बशीर को भी ऐड किया ना हमने। आयशा इकबाल, Present, ma'am. प्रेजेंट। आयशा इकबाल, उजान इमरान, Present, ma'am. मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट मैम। फवाद अहमद, फवाद प्रेजेंट अहमद को तो मैम। सुबह ही है। Present, ma'am. फवाद अहमद सोया हुआ है। तहरीम फातिमा, Present, ma'am. मोहम्मद हारिस, बेटा बी अटेंटिव, अपनी अटेंडेंस जल्दी से बोलें, लेक्चर स्टार्ट करना है हमने दोबारा से। हसीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, मोमिन प्रेजेंट है। Present, ma'am. मोमिन की मोमिन की मैंने अटेंडेंस प्रेजेंट है। कॉल ही नहीं किया अब तक। मोहम्मद हारिस और प्रेजेंट हसीबुर है। रहमान, मोमिन मतलब नहीं Hasibu है, Rahman, present, ma'am. हसीबुर मोमिन भी रहमान है। प्रेजेंट बोलो। मैम मोमिन मोहम्मद प्रेजेंट हारिस, है, उसका माइक नहीं काम कर रहा, उसने मैसेज कर दिया है। मोमिन की तो मैंने अटेंडेंस कॉल ही नहीं की है अब मैम ये अगला तक, नंबर है मैम, उसकी मोमिन का अटेंडेंस ही अगला नहीं मैंने नाम है कॉल की। तो मैम, तुम लोग उसका के अगला दिल नाम बैठने था। लग गए। तो मैं लगा दूंगी इसकी अटेंडेंस, उसने टेक्स्ट कर दी है, काफी है। मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस नहीं है। मुबीन महबूब, मोहम्मद अरबाज,
प्रेजेंट मैम। मिशगा है, बुरहान भी है, उसामा शहजाद, उसामा शहजाद, उसामा शहजाद नहीं है ना? ओके, लेट इसमें भी लग जाती। ईशा जलील, ईशा जलील। ऑनलाइन क्लास कैसे स्किप कर देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। ईशा जलील। ओके, आमिर महमूद, आमिर महमूद, आमिर महमूद भी नहीं है, ठीक है। जमाल अशरफ, मिस उसका रिकनेक्टिंग पे है, उसका मैसेज आया था कि मिस को। मैम प्रेजेंट जमाल अशरफ। ठीक है। अमीर हमजा, प्रेजेंट मैम। 333। मोहम्मद वासे, प्रेजेंट। जैन सफदर, जैन सफदर, ठीक है। उसामा मंजूर, प्रेजेंट मैम। फैजान अहमद, फैजान अहमद, प्रेजेंट। अब्दुल राफे है। अमीर हमजा, प्रेजेंट मैम। एहसन इकबाल, प्रेजेंट। हैदर अली, हैदर अली, मिसाल लगा दें। मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद सिद्दीक, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अतीब शाहिद, अतीब शाहिद, अतीब शाहिद भी नहीं है। शाहिद। अतीब शाहिद है? मिस इधर ही है वो, उसको बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही, माइक उसका ऑन ठीक है। है, ठीक है। इस्माइल रजाक भी है। हमजा इलियास के यानी, हमजा इलियास के यानी, हमजा इलियास भी नहीं है। ओके। अब्दुल्ला नवीद, प्रेजेंट मैम। मिर्जा उसामा अली बेग, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अली रेयान, मोहम्मद अली रेयान। कौन है मोहम्मद अली रेयान? ड्रॉप हो जाएगा जो भी है। ओके, कहाँ गया है? मोहम्मद अली रेयान इज एब्सेंट एज वेल, ठीक है, एंड ही विल बी ड्रॉप टुडे। राजा मोहसिन, प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। वलीद आसिफ, प्रेजेंट मैम। महक है। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। इजाज अहमद, इजाज अहमद, क्लास में भी नहीं होता। आयशा शाहिद, प्रेजेंट। आयशा, ठीक है। We are done with the attendance and we have 12 absent students. Great. मैं उसामा शहजाद की ले कॉल उसामा ड्रॉप हो गई शहजाद, थी किसी वजह से। कौन है उसामा शहजाद? माइक ऑन करें अपना। मैम। एक मिनट, उसामा शहजाद, ठीक है, लगा देते हैं भाई। ओके, ठीक है। तो अब लेक्चर की तरफ आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको एक स्टेटमेंट इंटरप्रेट करने के लिए दी जाए, फॉर इंस्टेंस आपको कहा गया है कि ये स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। फंक्शन आपके पास किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन आपके पास सी पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी पे और प्राइस ऑफ टी पे। फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड प्राइस ऑफ टी। फंक्शन है क्या? बेसिकली डिमांड ऑफ कॉफ़ी के इक्वल, ठीक है। डिमांड ऑफ कॉफ़ी इज द नेम ऑफ द फंक्शन और ये डिपेंड कर रहा है आपके पास किन दो चीज़ों पर? प्राइस ऑफ कॉफ़ी और प्राइस ऑफ टी पर, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ये
जो स्टेटमेंट लिखी हुई है f of 3,2 is equals to 780 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि if the price of coffee is $3, if the price of tea is $2, demand of coffee is 780. उसका क्या यूनिट है डिमांड ऑफ कॉफी का? पाउंड्स में दिया हुआ है ना उन्होंने, पाउंड्स में दिया हुआ है, तो डिमांड ऑफ कॉफी विल बी 780 पाउंड्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरीके से फंक्शन की कोई वैल्यू दी जा सकती है सर्टेन वैल्यू पॉइंट्स पर, और कहा जा सकता है कि इसको एक्सप्लेन करें, इसका मीनिंग क्या है। आप कहेंगे कि ये फंक्शन की वैल्यू है ना, तो आप कहेंगे कि इफ द डिमांड ऑफ कॉफी इज $3, क्योंकि पहला आपके पास वेरिएबल सी है, इफ द डिमांड ऑफ टी इज $2, नहीं सॉरी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज $3, नहीं पश्तो में लिख लें जाहिर है बेटा इंग्लिश में लिखना है। ये देखिए ना उन्होंने क्या, मैथ में इंग्लिश कहाँ से आ गई? मैथ्स में इंग्लिश कहाँ से आ गई? आपने एक्सप्लेन करना है एक चीज को, आपके पास कॉमन मीडियम ऑफ जो है कम्युनिकेशन वो इंग्लिश ही है, और किस जुबान में लिखेंगे आप? उर्दू। उर्दू बेटा कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं ना, पूरी दुनिया में बोली इंग्लिश जाती है, अब हम क्या करें। अच्छा मेरी बात सुने, आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, आपको कोई बहुत फैंसी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सादा अल्फाज में लिखें कि आपके पास इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज $3 एंड द प्राइस ऑफ टी इज $2, द डिमांड ऑफ कॉफी इज 780 पाउंड्स। ये तो कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं है, आसान सा जुमला है, इसको आप अपनी जुबान में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, अपने जो है ना, जितना सिंपल आप लिखना चाहते हैं उतना सिंपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो आपसे कहता है कि इस चीज को एक्सप्लेन करें, ये जो लिखी गई है इक्वेशन, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू c, ये बेसिकली यही है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू c। इसको आपने एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे? आप कहेंगे इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज $3, if the price of coffee is $3, if the price of tea is $2, demand of coffee will be decreased by 60 units as per 1 unit increase in C। दोबारा से इसको गौर से देखें, let me explain it again। हाँ जी, इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है। यूनिट आपको लिखना पड़ेगा ना, मतलब हमने बेसिकली यूनिट मेंशन नहीं किया, लेकिन यूनिट क्योंकि यूनिट उन्होंने गिवन दिया हुआ है हमें, कॉफी का प्राइस ऑफ कॉफी का यूनिट हमारे पास डॉलर्स है और डिमांड ऑफ कॉफी का यूनिट पाउंड्स है, हमने वो नहीं लिखा, हमने साथ यूनिट लिख दी है। इसका मतलब ये है कि जिस भी यूनिट में आपके पास कॉफी की प्राइस है, उतने यूनिट अगर कॉफी बढ़ती है, अगर उतना एक यूनिट कॉफी की जो है उसमें क्वांटिटी में इजाफा होता है, तो जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें इतने 60 यूनिट्स, जो भी मतलब डिमांड ऑफ कॉफी का यूनिट है, इतने यूनिट उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है। यूनिट लिखना लाजमी है, यूनिट लिखना लाजमी नहीं, यूनिट का वर्ड लिखना लाजमी है। यहाँ पर आपने देखा होगा, वैसे अगर आप बुक्स में देखें तो उन्होंने प्रॉपर जो सवाल में यूनिट लिखे हैं ना वो लिखा होगा। अगर आप इसको बुक से टैली करें तो उसमें उन्होंने लिखा होगा बाय $1 इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी। हमने वहां पे डॉलर नहीं यूज किया हुआ, यहाँ पे जस्ट यूनिट का वर्ड यूज किया है। दिस इज मोर कन्वीनियंट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि आपको जो है ना वो यूनिट्स को भी ध्यान में नहीं रखना पड़ता। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज है, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू c, मतलब कि f में आपके पास चेंज विद रिस्पेक्ट टू c दिया हुआ है। ठीक है, f क्या है आपके पास? डिमांड ऑफ कॉफी, और किस पॉइंट पे दिया गया है? 3,2 पे। इसको आप इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज $3, इफ द प्राइस ऑफ टी इज $2, then the demand of coffee will be decreased by 60 unit as per 1 unit increase in C। C में 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो डिमांड ऑफ कॉफी 60 यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अब इस चीज को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर आपको बेसिकली दिया गया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब कि डिमांड ऑफ कॉफी में t के हिसाब से क्या तब्दीली आएगी, वो उन्होंने लिखी है 20 है वो। इसका मीनिंग ये है कि इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज $3,
price of tea is $2, demand of coffee will be increased by 20 units as per 1 unit increase in टी. टी की वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो डिमांड ऑफ कॉफी 20 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस. ये इसने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, समझ ना आया हो तो पता है मैं री एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैम ये टी का बता दें, आप टी को क्या ले रही हैं? टी आपके पास बेसिकली प्राइस है टी की, चाय की कीमत है. ठीक है, टी मतलब है आपके पास प्राइस ऑफ टी. ठीक है, और सी है प्राइस ऑफ कॉफी, और जो फंक्शन है वो है डिमांड ऑफ कॉफी. हाँ जी मैम समझ गया. ठीक है, तो चेंज आपके पास जो आएगा डिमांड ऑफ कॉफी में विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20 यूनिट एज पर 1 यूनिट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी. टी की वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीज होगा तो आपके पास डिमांड ऑफ कॉफी 20 यूनिट्स इंक्रीज कर जाएगी. ये बेसिकली आपने इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लिख के दिए. अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें, कह रहे हैं कि आपका वेट जो है, एक और एग्जांपल है, आपका वेट जो है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पर. ठीक है, जो आपका वेट है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है. एक तो ये कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं. जितनी कैलोरीज आप खाएंगे जाहिर है आपका वेट उतना ही बढ़ेगा. मजीद ये कि आप कितने मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं रोजाना. ठीक है, आपका वेट 2 चीजों पर डिपेंड करता है. पहली चीज ये कि आप कितने नंबर ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और सेकंड आप कितने नंबर ऑफ मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं. इन दोनों चीजों पर आपका वेट डिपेंड करता है. ठीक है, weight is the dependent variable and it is depending on these 2 variables: how many calories you consume and how many minutes you exercise daily. ठीक है, so W is basically the function of these 2 variables. ऐसे ही है, W किन 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है यार, बोलें तो सही. W किन 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है? आपका वेट किन 2 चीजों पर डिपेंड करता है? कैलोरी पे और एक्सरसाइज. हाँ, सी पे और एन पे, मतलब कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं और कितने मिनट्स आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. इन 2 चीजों पर आपका वेट डिपेंड कर रहा है. ठीक है, अब वो आपसे कहता है कि W में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू सी, W में चेंज विद रिस्पेक्ट टू सी मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू सी, वो उसने दिया हुआ है. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है. वो कह रहा है इन चीजों को आपने एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमने आपको गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है इसका मीनिंग क्या है. इस स्टेटमेंट को सबसे पहले देखें. इसका मतलब ये है कि वेट में सी के हिसाब से, कैलोरीज के हिसाब से आने वाला चेंज इज 0.02 एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पर वेट में कैलोरीज के हिसाब से आने वाला जो चेंज है इट इज 0.02. अगर सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल सी, ये आपने लेना नहीं, ये गिवन इंफॉर्मेशन, आपने बस इसको एक्सप्लेन करना है, आपने कैलकुलेट नहीं करना. नहीं, ये नहीं, ये एफ ही है ना बेसिकली. एफ क्या होता है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल एफ ही होता है. फंक्शन का नेम होता है ना. फंक्शन बेसिकली नेम होता है इन तीनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसका. W में बेसिकली हम चेंज किस में चेक कर रहे होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल में. F लिख लें, W लिख लें, एक ही बात है. उसने W लिख दिया, इट मींस द सेम थिंग. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो वेट है उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू सी. पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग यही होता है कि वेट में चेंज मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वो कह रहे हैं W में C के हिसाब से जो चेंज है एट दिस पॉइंट वो इस नंबर के इक्वल है. इसको एक्सप्लेन हम ऐसे करेंगे कि if the number of calories consumed are 2000, या if 2000 calories are consumed and number of minutes the person has done exercise is 15 minutes. ठीक है, or the person has exercised for 15 minutes. किधर गए यार? ठीक है, अच्छा,
इफ यू आर प्रेजेंटली कंज्यूमिंग 2000 कैलोरीज, ठीक है, वो ये कह रहा है कि इस चीज का मतलब ये है कि अगर आपने 2000 कैलोरीज कंज्यूम की हैं और 15 मिनट एक्सरसाइज की है, ठीक है, तो आपका वेट जो है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 0.02 यूनिट एज पर 1 यूनिट इंक्रीज इन सी। मतलब कि अगर आप मजीद एक और कैलोरी खाते हैं तो आपका वेट जो है उसमें इतने जो है पॉइंट्स इजाफा हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि योर वेट चेंज इन योर वेट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कैलोरीज, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इफ यू हैव कंज्यूम 2000 कैलोरीज एंड यू आर एक्सरसाइजिंग 15 मिनट्स डेली, then your weight will be increased by 0.02 यूनिट as per 1 यूनिट increase in C, ठीक है। अगर C में एक भी यूनिट का इजाफा होता है, या इन अदर वर्ड्स अगर आप एक भी कैलोरी मजीद खाते हैं तो आपका जो वेट है उसमें 0.02 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन उसी मतलब तरह मैम 1 यूनिट जो है वो 0.02 के इक्वल है। हाँ, कैलोरीज 1 यूनिट नहीं, वो ये कह रहा है कि आपका जो वेट है उसमें इंक्रीमेंट जो होगा विद रिस्पेक्ट टू कैलोरीज, वो ये इंक्रीमेंट है। मिसाल के तौर पे लेट से आपका वेट 60 kg है, ठीक है, और आप रोजाना की 2000 कैलोरीज खाते हैं और 15 मिनट वॉक कर लेते हैं, ठीक है। आप 15 मिनट वॉक करते हैं और 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो लेट से किसी एक दिन आपने जो कैलोरीज कंज्यूम की वो 2001 कैलोरी थी, एक कैलोरी आपने इंक्रीज कर दी, तो आपका वेट जो है वो 60 kg प्लस 0.02 kg हो जाएगा। ये समझ में, इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कि आपके वेट में इतने पॉइंट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आपकी कैलोरी की जो कंजम्पशन है उसमें 1 यूनिट भी इजाफा होता है। मतलब 2000 से 2001 पे जाएगी तो दिस विल बी एडेड इनटू योर टोटल वेट, दिस विल बी योर न्यू वेट, दिस विल बी एडेड इनटू योर करंट वेट। अगर आप 2000 कैलोरी से 1 कैलोरी भी ज्यादा खा लेते हैं तो आप समझ आइए। कोई रिस्पॉन्स तो करो, बंदे को पता लगे, कुछ समझ आइए। यस मैम आ गई। यस मैम समझ आ गई है। ठीक है, यस मैम अब आगे यहाँ रही। सेकंड देखें, आपके पास कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है कि वेट में नंबर ऑफ टाइम यू एक्सरसाइज डेली उसके हिसाब से जो चेंज आ रहा है दैट इज दिस चेंज, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इफ यू आर कंज्यूमिंग 2000 कैलोरीज and you are exercising 15 minutes daily, your weight will be decreased by 0.025 unit as per 1 unit increase in 1 as per 1 unit increase in n। जैसे ही n की वैल्यू जो है उसमें 1 यूनिट इजाफा होता है, आपका जो वेट है वो 0.025 यूनिट्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आपका वेट 0.025 यूनिट्स डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम करें, यू आर कंज्यूमिंग 2000 कैलोरीज डेली एंड यू आर एक्सरसाइजिंग 15 मिनट्स डेली, योर वेट विल बी डिक्रीज। डिक्रीज क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। योर वेट विल बी डिक्रीज बाय 0.025 यूनिट्स एज पर 1 यूनिट इंक्रीज इन एन। जैसे ही आप मजीद 1 मिनट एक्सरसाइज बढ़ाते हैं आपके वेट में इतना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तब कि अगर आप रोज की 2000 कैलोरीज खा रहे हैं और 15 मिनट आप वॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो किसी दिन आपने अपनी वॉक 16 मिनट्स कर ली है तो आपका वेट इतने पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझ आ रही है कि बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव चेंज बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए एक सवाल आपसे कराते हैं ताकि मुझे कंफर्म तो कुछ समझ आ रही है या बस हाँ हाँ कर रहे हैं। ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। चलें यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप गौर से देखें, स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा होगा। Quantity Q of beef that a certain community buys during a week
बीफ की क्वांटिटी किसी एक खास कम्युनिटी में लोग जो खरीदते हैं, ठीक है, एक हफ्ते में, वो क्यू है। क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ बीफ जो लोग खरीदते हैं, ठीक है, एक हफ्ते में खरीदी जाने वाली बीफ की क्वांटिटी। वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, बीफ के क्या प्राइस है और चिकन के क्या प्राइस है। अब जरा खुद सोचें कि जाहिर है बीफ या आपके पास महंगा होगा और चिकन सस्ता होगा, तो लोग किसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्या चीज खरीदेंगे? चिकन ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी कंजम्पशन है, ठीक है, ये बीफ की कंजम्पशन, लोग कितना यूज करते हैं बीफ को विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब प्राइस ऑफ बी के हिसाब से डिमांड ऑफ या कंजम्पशन ऑफ बीफ जो है उसमें आपके पास इजाफा होगा, या दैट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पार्शियल क्यू और पार्शियल बी का मतलब ये है कि लोग बीफ ज्यादा खाएंगे अगर बीफ के प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं। पार्शियल बी और पार्शियल क्यू का मतलब ये है कि अगर बीफ के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या बीफ की कंजम्पशन जो है, जो कि क्यू है, बीफ की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी, दैट इज ऑब्वियस। लोग कम बीफ खाएंगे क्योंकि उसके प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। अगर बीफ के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी कंजम्पशन जो कि क्यू है दैट वुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है। अगली चीज हमारे पास आ जाती है पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल सी। अगर चिकन के प्राइस बढ़ा दिए जाएं, बीफ के प्राइस फिक्स हैं, महीने से बीफ के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो अगर चिकन के प्राइस बढ़ा दिए जाएं तो कंजम्पशन बीफ की बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी, दैट मीन्स क्यू विल बी इंक्रीजिंग। तो वुड दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पार्शियल क्यू और पार्शियल सी वुड बी पॉजिटिव, दैट वुड बी पॉजिटिव, शाबाश। एंड पार्शियल क्यू और पार्शियल बी वुड बी नेगेटिव, इट वुड बी नेगेटिव, शाबाश। मैम अच्छा, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए और कोई भी नहीं पढ़ रहा। बस तुम ज़हीन हो, तुम हो ही सीआर, तुम्हें सोच समझ के फिर सीआर बनाया था ना। तो मैम नंबर लगा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। और कुछ? कुछ नहीं मैम। और कोई हुक्म? हुक्म करें बस आप। अच्छा जी, रोलर ब्लेडिंग। रोलर ब्लेडिंग क्या होती है? रोलर ब्लेडिंग क्या होती है भाई? मैम पहली दफा ही सुन रहे हैं। रोलर ब्लेडिंग या स्केटिंग की कोई चीज होती है मेरे ख्याल में, है ना? जो स्केट शूज, उनके नीचे वो ब्लेड से लगे होते हैं, जो आइस पे की जाती है, आई गेस। रोलर ब्लेडिंग उसी को नहीं कहते? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैम क्या होती है? गूगल कर लेते हैं अभी, गूगल कर लेते हैं अभी। गूगल कर लेते हैं, रोलर ब्लेडिंग क्या होती है। लेट्स गूगल इट। मैम गोल व्हाट गोल इज, घूमने वाला ब्लेड। मेरे ख्याल में रोलर ब्लेडिंग वही है जो मैं कह रही थी। स्केट शूज ही हैं। स्केट शूज ही हैं जो आइस स्केटिंग के लिए यूज होते हैं, इनके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं। खैर, जो रोलर ब्लेडिंग है वो लग नहीं जा रहा। रोलर ब्लेडिंग जो है वो कह रहे मैम हैं वो कि स्केटिंग ये होती है फुल, ना, कि रोलर ब्लेडिंग अलग होती है। रोलर ब्लेडिंग तो ब्लेडिंग क्यों लिखा हुआ है? आइस स्केटिंग के नीचे तो मुझे पता है, स्केट शूज के नीचे वो एक शार्प सी जो है ना यस मैम। ऑब्जेक्ट मैम सा लगा रोलर होता का है, पता मतलब, नहीं रोलर का प्लेट्स मतलब टाइप। मैम वो टायर्स होते हैं, तो मैम वो रोड्स पे की जाती है। हाँ ये हाँ, ये रोड्स पे भी की जा सकती है, वो स्पेसिफिकली आइस के लिए होता है। यस। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे भी कुछ बच्चे वैसे करते हैं रोलर ब्लेडिंग। ठीक ठीक, ओके। वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग टेबल आपको बता रहा है, ये है नंबर ऑफ कैलोरीज जो 1 मिनट में बर्न होती हैं, ठीक है, और वो है कैपिटल बी से डिनोट किया गया इसको। नंबर ऑफ कैलोरीज बर्नड इन अ मिनट आर डिनोटेड बाय कैपिटल बी। इट्स अ फंक्शन ऑफ पर्सनस वेट एंड स्पीड। ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि जो बंदा रोलर ब्लेडिंग कर रहा है उसका वेट कितना है और उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि लेट्स से आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास फॉलोइंग टेबल नहीं है, जस्ट आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं कैलोरीज 1 मिनट में बर्न होती हैं, उनमें जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वेट, would that be positive or negative? This would be positive or negative. This is what they are asking. इसका मतलब ये होता है कि अगर
आदमी का वेट बढ़ जाए जो रोलर ब्लेडिंग कर रहा है, the person's weight is increased, the number of calories burned per minute will that be increased as well or decreased? डिक्रीज होगा मैम कैलोरीज, मतलब वो कैलोरीज बर्निंग कैलोरीज बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेंगी। बढ़ेंगी मैम, क्यों? क्योंकि B का उसका मतलब है रोजा नंबर ऑफ ज्यादा लग रहा है। कैलोरीज बर्न पर मिनट, तो W बढ़ रहा है तो B भी इंक्रीज होगा, ऐसे ही है ना? अगर W में मैम डिक्रीज होंगी ना, कैलोरीज इंक्रीज होंगी लेकिन बर्न कैलोरीज डिक्रीज होंगी। B का मतलब है नंबर ऑफ कैलोरीज, उन कैलोरीज की तादाद जो बर्न हो रही हैं पर मिनट। तो कम हो जाएंगी ना, कम बर्न होंगी। कम बर्न होंगी। एक बंदा मोटा है, कैलोरीज उसको ज्यादा हो जाएंगी लेकिन बर्न कम होंगी। है। अब हम अच्छा स्टेटमेंट पे गौर चले मेरी एक सवाल का जवाब दें जरा। जी एक बंदा अगर उसका वेट ज्यादा होता है तो उसको जी एक्सरसाइज में ज्यादा एफर्ट लगती है कि कम लगती है? मैम ज्यादा एफर्ट लगती है। ज्यादा एफर्ट लगती है, हाँ ठीक जी। है। तो अब आप ये सोचें कि अगर एक बंदे का वेट बढ़ रहा है, उसको हाँ जी स्केटिंग करने में ज्यादा मुशक्कत लगेगी कम मुशक्कत लगेगी? ज्यादा लगेगी। ज्यादा मुशक्कत वाले काम में कैलोरी ज्यादा बर्न होती हैं कि कम बर्न होती हैं? ज्यादा बर्न होंगी। तो नंबर ऑफ कैलोरीज जो बर्न होंगी उनमें भी इजाफा होगा ना। अगर एक मोटा बंदा स्केटिंग कर रहा है, रोलर ठीक है, ब्लेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्केटिंग अगर कम हो, कैलोरीज जी आपने अभी कहा था स्केटिंग अगर कम होगी तो कैलोरीज बर्न ज्यादा होगा या कम होगा, ऐसे ही कहना आपने? मैंने स्केटिंग का मैंने कहा वेट, मैंने कहा है कि अच्छा अगर बंदे का वेट इंक्रीज होता है, वजन बढ़ता अच्छा है, जो रोलर ब्लेडिंग कर रहा है उसका वेट इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ अच्छा कैलोरीज बर्न पर मिनट विल बी इंक्रीज्ड एज वेल। दैट इज ऑब्वियस ना। एक बंदा जिसका वजन ज्यादा है उसको रोलर ब्लेडिंग में ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है, तो उसकी हाँ, नंबर ऑफ कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होंगी। तो अगर W इंक्रीज होता है तो B भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि आपका फंक्शन जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W इट वुड बी पॉजिटिव। इट्स ऑब्वियस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ भी रही है नहीं भी आ रही, क्योंकि मैम इसके दो तरीके बन सकते हैं। हाँ जी बोले। एक तो जैसे आपने कहा कि मोटा बंदा होगा तो ज्यादा एफर्ट लगेगी, बिल्कुल। और एक तो ये भी है कि अगर वो स्केटिंग कर रहा है तो ज्यादा बर्न होंगे, नहीं कर रहा तो कम होंगे। दो तरीके बन सकते हैं। नहीं, वो मल्टीपल ऑप्शन नहीं, एक आपसे कहा जा रहा है कि कोई रोलर ब्लेडिंग कर रहा है और उसका वेट ज्यादा है, दो बंदे हैं, ठीक है, सेम स्पीड के साथ रोलर ब्लेडिंग कर रहे हैं और दोनों के वेट में डिफरेंस है, एक का वेट 60 kg एक का वेट 90 kg है। तो जो स्पीड सेम है दोनों की, लेकिन जो मोटा बंदा है उसको मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है, वो रोलर ब्लेडिंग कर रहा है, ठीक है, उसका वेट ज्यादा है, उसकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, ठीक है। ठीक। ठीक है। अब अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर एक कोई भी आपके पास हेल्दी को बंदा है और नहीं हेल्दी नहीं, कोई भी इंसान है आपके पास, ठीक है, और वो रोलर ब्लेडिंग कर रहा है और उसकी स्पीड ज्यादा है, रोलर ब्लेडिंग की उसकी स्पीड ज्यादा है, तो उसकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी कि कम? ज्यादा होंगी। ज्यादा बर्न होंगी। नंबर ज्यादा ऑफ कैलोरीज बर्न पर मिनट विल बी इंक्रीज एज वेल। तो इसका मतलब ये है कि FS भी आपके पास पॉजिटिव इंक्रीजिंग। हो जाएगा। अच्छा ये इंक्रीजिंग, जब इंक्रीजिंग होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। होता है, ठीक है, इट वुड बी पॉजिटिव एज वेल, ठीक है। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो हमने क्लास में की थी साइकिलिंग की, कि साइकिलिंग करते हुए एक बंदा हैवी वेट है तो उसकी साइकिलिंग में नंबर ऑफ कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी, और अगर उसकी साइकिलिंग की स्पीड बढ़ जाती है तो किसी भी बंदे की साइकिलिंग की स्पीड बढ़ जाए तब भी नंबर ऑफ कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपके पास गिवन टेबल है, इसमें से आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इंटरप्रेट करना है कि इसका मीनिंग क्या है, ये जो चीज आपने लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एफ ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ऐसा ही है, इस चीज का मीनिंग क्या है? मैम इसका मतलब है कि जो वेट है वो हाँ। डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, और वो नहीं कैलोरीज बर्न, नहीं 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 कैलोरीज नहीं, बर्न। एफ ऑफ डब्ल्यू का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, मतलब कि आपके पास फंक्शन में वेट के हिसाब से आने वाला चेंज,
ठीक है, वो आपने डिटरमिन करना है, बिल्कुल एफ एक्स जैसे लिखा होगा। ओहो गलत हो गया। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आपने बेसिकली फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। डब्ल्यू मतलब ठीक है सिर्फ डब्ल्यू में चेंज आपने डिटरमिन करना है। ठीक है, किस पॉइंट पे पूछा गया है? 160 पे 160 मैम। को 160,10 पे। यस मैम। अरे इसको हम वर्ड में करने तो की 160 कोशिश करते कर देंगे। हैं, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये टेबल है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पर देखिए, अब आप स्टेप समझाएं आपको। अच्छा, आपने क्या करना है, एफ में विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जो है वो चेंज फाइंड करना है, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू निकालना है। जब डब्ल्यू के हिसाब से निकालना होता है तो क्या करते हैं, मैम किस उससे पॉइंट अगले पे अगला पॉइंट, शाबाश। यहाँ 160 है तो डब्ल्यू से नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, 180। तो इट वुड बी एफ ऑफ 180, 10 माइनस एफ ऑफ 160, 10 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 180 माइनस 160 जो आपने चेंज किया होता है वैल्यू में। ठीक है, उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब एफ ऑफ 180, 10 क्या है यहाँ पर, वो हमारे पास है 10.2, 10.2 शाबाश। और एफ ऑफ 160, 10 क्या है हमारे पास, 9.2। 9.2 शाबाश। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास 0.05 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो if the person's change is increased by 1 lb or the number of calories burned will be increased by 0.05, ठीक है, या number of calories burned per minute will be increased by 0.05 as per 1 unit increase in w में अगर 1 यूनिट इंक्रीज होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि if the number of calories increased burned per minute, the number of calories burned per minute will be increased by 0.05 as per 1 unit increase in w, क्योंकि हम w के हिसाब से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, अगेन अब आप उसने डेरिवेटिव पूछा है सेम, लेकिन अब उसने पूछा है किस पे, अब उसने आपसे पूछा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एस निकालना है आपने एफ का। वो कैसे निकालेंगे आप, अगेन आपके पास क्योंकि एस के हिसाब से मांगा गया है तो चेंज विल बी इन एस, डब्ल्यू विल रिमेन द फिक्स, डब्ल्यू विल रिमेन फिक्स्ड, चेंज विल ओनली बी इन दी वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, एस की आपके पास वैल्यू जो पॉइंट में गिवन है दैट इज 10, उसको इंक्रीज करेंगे, अगले पॉइंट पर लेके जाएंगे, दिस इज 11, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ 160, 11 माइनस एफ ऑफ 160, 10 डिवाइडेड बाय द चेंज दैट वी हैव डन हियर, वो हमारे पास है 11 माइनस 10। ठीक है, अब एफ ऑफ 160, 11 की वैल्यू हमारे पास आती है 10.8 और एफ ऑफ 160, 10 की वैल्यू हमारे पास आती है 9.2। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया है 1.6। इसका मतलब ये है, हाँ, ये जो चीज आपने निकाली है ये आपने बेसिकली निकाला है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एस, मतलब कि फंक्शन में चेंज एस के हिसाब से। इसका अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न पर मिनट will be increased by 1.6 unit as per 1 unit increase in s, क्योंकि अब आप s के हिसाब से डेरिवेटिव आपने निकाला है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डिटरमिन हियर। ये बेसिकली आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, नहीं एप्लीकेशन की कैलकुलेशन है, किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को एक फंक्शन की फॉर्म में, या एक टेबल के जरिए आप कैसे पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। आखिरी मैम चीज ये हम जी जी ये जो चेंज है ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमेशा क्यों लेते हैं? इंक्रीजिंग में एज को हम मोस्टली अज्यूम करते हैं, मैंने शिट
गूगल बंद कर दी। एज को हम मोस्टली पॉजिटिव नंबर एज्यूम करते हैं, इसलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है। एज को हमने मोस्टली अज्यूम किया होता है कि इट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए हम इंक्रीज करते हैं। मतलब 10 से अगर एस के हिसाब से यहाँ हमने डेरिवेटिव लिया है तो हम उससे नेक्स्ट पॉइंट पे गए हैं, पिछले पे नहीं गए। वैसे पिछले पे हम सर्टेन सिचुएशंस में चले जाते हैं। लेट्स से अगर आपसे मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव डिमांड करती कि मुझे इस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव बता दें, अब आपके पास 200 नेक्स्ट वैल्यू नहीं है। अब आपने जो एज लेना होता है, जो आपने इंक्रीमेंट करना होता है, इंक्रीमेंट के लिए यू हैव नो वैल्यू इन दिस टेबल, तो इन दैट सिचुएशन वी स्विच टू द प्रीवियस वैल्यू, तब हम यहाँ पे कर सकते हैं। इन ठीक है, सच ठीक। सिचुएशंस वी कैन डू दैट, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं 10 और 11, सिर्फ इन सिचुएशंस में, सही है। ओके, मैंने ना गूगल को बंद कर दिया है और history close 3 times, शुक्र है ये नहीं गायब हुआ। अच्छा, तो अब अपने लास्ट जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। यार ये कैसे मैं गायब करूं, पेन कर दूं इसको, नहीं, अल्लाह, हाउ कैन आई वैनिश दिस। हाँ शुक्र है गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना वो है कॉन्टूर डायग्राम का। कॉन्टूर डायग्राम बेसिकली क्या होती है? सबसे पहले तो आपको कहा जाता है कि फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या होता है। सिंगल वेरिएबल जो होते हैं फंक्शन, उसमें एक इनपुट होती है x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो ग्राफ आप बनाते हैं ना फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में, उसको कर्व कहा जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, आप लोग पैराबोला बनाया करते थे, यू शेप कर्व्स, फिर लाइन बनाया करते थे, फिर आपके पास जो है एलिप्स हुआ करती थी, फिर आपके पास क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ होते थे। डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ आपने डिस्कस किए हैं। जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स होते हैं उसमें बनने वाला ग्राफ सरफेस कहलाता है, उसको हम सरफेस कहते हैं। इसकी अपीयरेंस हमने एक शो कराई है, एक सरफेस की आपको एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है फंक्शन की, z को हम मोस्टली कहते हैं फंक्शन की हाइट है, ठीक है। एक्स वाई जो है, एक्स वाई प्लेन जो होता है 3D में, ये टू वेरिएबल फंक्शन की डोमेन एरिया होता है, ठीक है। ये डोमेन और एरिया होता है, और इस डोमेन के लिए आपको एक हाइट मिल जाती है, ठीक है। हर डोमेन की एक वैल्यू के लिए आपके पास एक हाइट अवेलेबल होती है, ठीक है। मैम z एक दफा फिर डिनोट, बता दें, मैम एक दफा बता फिर बता देती दें। फिर बता देती हूँ। आपके पास 3D में या एक्स वाई जी, जब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें आपके पास ज़ाहिर है 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जी। इनपुट एरिया जो होता है वो एक्स वाई प्लेन का होता है, ठीक है। ये जो हिस्सा है नीचे एक्स कोमा वाई, ये बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन है, ये इस फंक्शन का डोमेन रीजन है, ठीक है। और इस फंक्शन की रेंज जो होती है, या इस फंक्शन का जो आपके पास आउटपुट होता है, वो बेसिकली यहाँ पर होता है। ये हाइट इसको डिनोट कर रही है, इस फंक्शन की रेंज को, ठीक है, कि इस फंक्शन का आंसर क्या आता है। तो ये आपके पास जो कर्व या शेप्स अपीयर होती हैं 3D में, वो बेसिकली एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करती हैं, और इन सरफेसेस को पीस ऑफ पेपर पर अंडरस्टैंड करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। एक 3D शेप है, लाइक लेट्स से एक हाउस है। अगर आपको कहा जाए कि भाई एक ना पेज पे हाउस ड्रॉ कर दें, ये बच्चे अक्सर ड्राइंग करते हैं, तो वो जो घर बना रहे होते हैं, तो क्या वो 3D बॉक्स बनाते हैं? वो बिल्कुल इस तरीके की कोई शेप बनाते हैं, ऐसे करके इस तरीके का ना कोई शेप बना देते हैं, कहते हैं ये ना हमने घर बना दिए। बच्चे अक्सर ड्राइंग करते हैं। हाउस इज अ 3D शेप, इट्स नॉट अ 2D शेप, ठीक है। उसमें थिकनेस होती है, ठीक। तो 3D शेप को पीस ऑफ पेपर पे विजुअलाइज करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। इसको या इन सर्टेन सिचुएशंस ये इम्पॉसिबल ही हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक 3D शेप को विजुअलाइज करना चाहते हैं ऑन प्लेन, या एक पेज के ऊपर अगर आप 3D शेप को विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टेक्निक है या एक डायग्राम अवेलेबल है जिसको कहा जाता है कंटूर डायग्राम।
आपने अक्सर जो है मैप्स देखे हुए, वेदर मैप देखे हुए हैं, या आपने टोपोग्राफिक मैप्स देखे हुए हैं, पहाड़ों के मैप्स देखे हुए हैं, तो वहां पे आप अब ये पहाड़ वगैरह जो हैं वो आपके पास 3D शेप्स हैं, ऐसे ही है ना, वो 2D शेप्स तो नहीं है, वो 3D शेप्स हैं, उनके अंदर थिकनेस है, वो 3D स्ट्रक्चर्स हैं। उनके ग्राफ जो हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके प्लेन के ऊपर ग्राफ्स बना के दिए जाते हैं, ठीक है। लाइक वेदर मैप्स में बताया जाता है कि इस एरिया से इस एरिया तक टेम्परेचर इतना होता है। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये बेसिकली क्या चीजें कहलाती हैं, इन्हें कंटूर लाइंस या कंटूर डायग्राम्स कहा जाता है। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं ये कंटूर डायग्राम कहलाती है। ये बेसिकली क्या होती है, 3D शेप की प्लेन के ऊपर विजुअलाइजेशन, ठीक है। अगर आपने एक 3D शेप को विजुअलाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है ऑन अ प्लेन, तो जो चीज आप यूज करते हैं, जो मेथड आप यूज करते हैं, वो आपके पास कहलाती है कंटूर डायग्राम, ठीक है। कंटूर डायग्राम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बताऊं कि बेसिकली आप करते क्या हैं। आपके पास जाहिर है 3D का क्या शेप बनती है, सरफेस बनता है, ठीक है। 3D शेप बेसिकली बनती क्या है आपके पास, इट्स अ सरफेस। तो इन अदर वर्ड्स आप करते क्या हैं, आप उस सरफेस के स्लाइसेस करके उसको इन अदर वर्ड्स ये समझ लें कि पेज पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके पास बेसिकली कंटूर डायग्राम में होता क्या है, आप ये समझ लें कि क्योंकि 3D जो शेप होती है, जो 3D फंक्शन होता है या 2 वेरिएबल फंक्शन होता है, उससे बनने वाला ग्राफ एक सरफेस होता है, ठीक है। उस सरफेस के आप स्लाइसेस करके बेसिकली समझे पेज पे पेस्ट कर देते हैं। अगर इसको आप अंडरस्टैंड मजीद अच्छे तरीके से करना चाहें तो इसकी अंडरस्टैंडिंग यही बनती है कि आप उस सरफेसेस के स्लाइसेस को पेज पर पेस्ट कर देते हैं। मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, मैथमेटिकली वो कहते हैं लेवल का कंटूर डायग्राम की तरफ आने से पहले आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज लेवल कर्व। वो कह रहे हैं फर्ज करें आपके पास कोई 2 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, जैसे कि हमने वो एयरलाइन की एग्जांपल ली थी, रेवेन्यू ऑफ द एयरलाइन, ठीक है। आपको रेवेन्यू ऑफ द एयरलाइन गिवन है, आर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई कांस्टेंट, ठीक है। आपको क्या कहा जाएगा, यू विल बी गिवन अ 2 वेरिएबल फंक्शन and you will be given the values of the dependent variable on which the level curve is required। यहाँ पर dependent variable की कुछ values given होंगी, आपने 2 वेरिएबल फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर। अब जरा आप गौर से देखें इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है, ये किस चीज की इक्वेशन है, गौर से देख के बताएं, ये इक्वेशन किस चीज की लग रही है, लाइन की लग रही है, लाइन की इक्वेशन है, शाबाश, ये लाइन की इक्वेशन है। एक लाइन को ड्रॉ करना इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, इसको आप प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन इजीली ड्रॉ इट ऑन प्लेन। अगेन इसको ड्रॉ कैसे करते हैं लाइन को, आपको पता है, इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है आपने एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, एक उसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। मेरे पास आर को कांस्टेंट के इक्वल मैंने जब इस 2 वेरिएबल फंक्शन में पुट किया, तो पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन अपीयर हुई, इट्स एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। और अगर मैंने इसको प्लेन पे ड्रॉ करना है तो आई कैन इजीली ड्रॉ इट, मुझे लाइन की इक्वेशन इजीली ड्रॉ करनी आती है। मैंने क्या किया, मैंने उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, वाई को 0 के इक्वल रख के। फिर मैंने उसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया, वो कैसे निकालते हैं, एक्स को 0 रख के। यहाँ से पॉइंट बना है 11.43, 0 और यहाँ पे पॉइंट बना है 0,20। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करके आपस में मिला दिए। ये जो ग्राफ मेरे पास बना है लाइन का, इट्स अ लेवल कर्व। ये मैंने एक लेवल कर्व कंस्ट्रक्ट कर दिया है। कैसे करते हैं लेवल कर्व कंस्ट्रक्ट, बेसिकली आप डिपेंडेंट इन अ 2 वेरिएबल फंक्शन, आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं, और इक्वल कांस्टेंट के इक्वल पुट करने से जो आपके पास फंक्शन अपीयर होता है, जो आपके पास इक्वेशन आती है, वो किसी प्लेन इक्वेशन के इक्वल होती है, ठीक है। मतलब कि वो प्लेनर कर्व होती है, वहां पे आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाता है जिसको ड्रॉ करना आपने कैलकुलस में सीखा हुआ है, ठीक है। उसको फिर आप एक ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, और प्लॉट करने के बाद जो चीज आपके पास आती है, इसको कहा जाता है इट्स अ लेवल कर्व, ठीक है।
लेवल कर्व बेसिकली आपको ये बता रही है कि जब फंक्शन की वैल्यू आपके पास 4000 थी, ये वो नंबर्स हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू 4000 थी, ठीक है। ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू 4000 थी। फंक्शन की वैल्यू 4000 एक्स और वाई की इन वैल्यूज के लिए थी, ठीक है। अगेन अब आपको कहा जा रहा है कि r को इज इक्वल टू 8000 रखें। जब मैंने r को इज इक्वल टू 8000 रखा इन द गिवन फॉर्मूला, मेरे पास फिर एक और इक्वेशन अपीयर हुई। अगेन इट्स एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको मैं इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ ऑन अ प्लेन। मैंने वही काम किया है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाले हैं, उनको लोकेट करके आपस में मिला दिए। ये जो मेरे पास चीज अपीयर हुई है, ये जो लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इट्स अ लेवल कर्व, ठीक है। अगेन फिर मैंने फंक्शन के फॉर्मूला में r को 12000 पुट किया है। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हैं और ये फंक्शन जो है इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि इन वैल्यूज के लिए ड्रॉ करें, ठीक है। फिर मैंने r की जगह 12000 पुट किया है और इसका ग्राफ बनाया है। इट इज दिस ग्राफ, दिस इज अगेन अ लेवल कर्व। उसी तरह r की जगह मैंने 16000 पुट किया है फंक्शन के फॉर्मूला में। अगेन ये मेरे पास एक लेवल कर्व आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये तमाम लेवल कर्व्स जो आपने बनाई हैं, इनको आप इकट्ठा एक ही ग्राफ पे बना दो, ठीक है। फंक्शन वाज r इज इक्वल टू 350x प्लस 200y। ये रेवेन्यू फंक्शन था एक एयरलाइन का, और हमें कहा गया था कि कंटूर डायग्राम ड्रॉ करें फॉर दीज वैल्यूज ऑफ r। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप r को सबसे पहले 4000 पुट करते हैं, जो इक्वेशन आती है उसको ग्राफ पे बना लेते हैं, ठीक है। फिर आप r की जगह 8000 इक्वेशन में पुट करते हैं, उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन आती है उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। फिर आप r को 12000 पुट करते हैं, उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन आती है उसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये सारे ग्राफ जब आप एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ये सब जो आपके पास शेप्स आती हैं, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला से आपके पास चीज आती है, जब आप उसको एक ही ग्राफ पे इकट्ठा ड्रॉ करते हैं तो ये तमाम चीजें मिलकर जो कहलाती हैं उसको हम कहते हैं कंटूर डायग्राम। मतलब कि इन अदर वर्ड्स, जो भी आपने ऊपर लेवल कर्व्स अंडरस्टैंड की थी, अब तमाम लेवल कर्व्स को जब आप एक ही मैम आपका माइक बंद हो गया। सेम। माइक कब से बंद है मेरा? बस मैम 10 जब सेकंड आपने हो गए कंटूर डायग्राम तो बोला बस। कंटूर डायग्राम था, तो मैंने आपको कहा कि मैम फिर बंद हो गया। मैम दोबारा बंद हो गया आपका माइक। मैं वो फोन से बोल रहा हूँ अच्छा, ये कोई खुद तो नहीं बंद कर रहा? रुको जरा, मैम अगर कोई कर रहा होता है तो आपको अच्छा अब देखते हैं कोई खुद ही कर रहा होगा। फजूल की मस्ती है, चवलों वाली हरकतें शुरू कर देंगे। अच्छा, आपके पास जो है एक कंटूर डायग्राम बेसिकली क्या होती है, ये विजुअलाइजेशन होती है एक सरफेस की ऑन अ प्लेन, ठीक है। मैंने इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दी कि 3D जो आपके पास शेप होती है वो थिक होती है, ठीक है ना। 3D जो सरफेस होता है, सरफेस में और कर्व में क्या डिफरेंस होता है? कर्व आपके पास पेज पे अगर कोई भी आप शेप बना देते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यू शेप बनाई, ये एक कर्व है, प्लेनर कर्व कहते हैं इसको, ठीक है। एक लाइन है, ये एक प्लेन कर्व है, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है, ये एक प्लेनर कर्व है। वी शेप ग्राफ एब्सोल्यूट फंक्शन का, ये वी नहीं है, खैर। ये तमाम शेप्स आपके पास जो है ना प्लेनर कर्व्स कहलाती हैं, जिनको आप पेज पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
जो 3D शेप या सरफेस होता है उसमें थिकनेस होती है, लाइक अ क्यूब जो होता है आपके पास, क्यूब जो है वो इट्स अ थिक शेप, इट्स अ सरफेस। तो इन शेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए बेसिकली इट्स अ मेथड ऑफ स्लाइसिंग दैट सरफेस एंड देन पेस्टिंग इट ऑन अ पेज। ये समझना इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की सर्टेन वैल्यू के लिए फंक्शन की शक्ल क्या है। कंटूर डायग्राम बेसिकली आपको क्या बता रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की सर्टेन वैल्यूज के लिए आपके फंक्शन की क्या अपीयरेंस है। तो फॉर r इज इक्वल्स टू 4000 आपके फंक्शन की शक्ल इस टाइप की है। जहां पर r इज इक्वल्स टू 4000 है 3D शेप में, वहां पे आपका फंक्शन इस शक्ल का है, ठीक है। फॉर r इज इक्वल्स टू 8000 योर फंक्शन लुक्स लाइक दिस, ठीक है। फॉर r इज इक्वल्स टू 12000 योर फंक्शन लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली आपके फंक्शन को विजुअलाइज किया जा रहा है, एक 3D जो सरफेस है उसको विजुअलाइज किया जा रहा है ऑन अ पेज। जो भी आपने लेवल कर्व्स बनाई थी, मतलब आप r को डिफरेंट कांस्टेंट्स के इक्वल रख के जो जो आपके पास शेप्स आती हैं उनको सेपरेट ग्राफ्स पे बनाते हैं तो वो लेवल कर्व्स होती हैं। अगर उनको इकट्ठा एक ही ग्राफ पे बना देते हैं तो ये कंटूर डायग्राम कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं। लेट मी हैव अ लुक। ये अच्छा मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर्स पढ़े हैं लास्ट वीक और ये वीक, ये हमने थॉमस कैलकुलस से नहीं पढ़े। ये अप्लाइड कैलकुलस की बुक है, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके पोर्टल पर या आपके टीम्स पर अवेलेबल होगी अप्लाइड कैलकुलस की बुक। उसका चैप्टर नंबर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 हमने पढ़ी है अब तक, ठीक है। इन केस आप सोच रहे हो कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं, अप्लाइड कैलकुलस की बुक है। 9.1, 9.2 और 9.3 इसमें से हमने पढ़ी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक बड़ी मजे की एग्जांपल थी, ये नहीं थी वो। स्लाइड्स नहीं है इसकी? ये स्लाइड्स बेसिकली मेरी हैंड रिटन है, हैंड रिटन अपलोड करना अच्छा नहीं लगता। ये आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। इसकी वो वाली स्लाइड्स ही ना हमारे पास टाइप्ड, बेसिकली कोई नहीं, कराना आप कर तो दे रहे चले जैसी है जो मैम भी हम है कर दीजिए। हैंड रिटन ही कर दें, कोई मसला नहीं। बुक पे करनी है बेसिकली। हमने कहा गया था हमने बुक से इसको पढ़ाना है, लेकिन मेरे पास पुरानी पढ़ी हुई थी, वो बहुत शानदार नहीं है, लेकिन चले वी कैन वर्क विद दिस। अच्छा अब जरा सोचें कि अगर आपके पास फंक्शन इस शक्ल का हो, नहीं यार ये मैंने वर्ड पे लिखती हूँ, टुंडा मुंडा लिखते साल टाइम हो जाना। लेट मी राइट दिस राइट हियर, ठीक है। पास है फंक्शन r और वो इक्वल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन है और वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। मैं आपको कहती हूं कि r की जो वैल्यू है वो आपने रखनी है 4, इसके अलावा 4 ही रखनी है ना, हाँ। आपने r की वैल्यू 4 रखनी है, r की वैल्यू 9 रखनी है और r की वैल्यू 16 रखनी है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा है, आपके पास एक फंक्शन है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसमें आपने r की वैल्यू इन कॉन्स्टेंट्स के इक्वल रख के कंटूर डायग्राम प्लॉट करनी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आप r को रखेंगे 4 के इक्वल तो आपके पास जो शेप प्रोड्यूस होगी वो क्या शेप है, ये किस चीज की इक्वेशन है, को बता सकता है। फॉर r इज इक्वल टू 4 जो आपके पास लेवल कर्व बन रही है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, को बता सकता है मुझे। ये फॉर्मूला बड़ा देखा देखा लग रहा होगा आपको, जरा गौर करें। आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ी है, आपको पता होगा ये किस चीज का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक है ये तो नहीं आप कहना चाह रहे? क्या कह रहे हैं? क्वाड्रेटिक तो नहीं आप कहना चाह रही? नहीं नहीं क्वाड्रेटिक तो है, यू आर राइट, दैट्स गुड। उसकी बात नहीं मैं कर रही, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि r को मैंने यहाँ 4 पुट कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है?
सर्कल की सर्कल का इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन याद है आपको? बेटा ये सर्कल की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर है हमारे पास, आर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2। ये बेसिकली आपके पास सर्कल बन जाएगा, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2, ठीक है। अब अगर आप r को रखते हैं इक्वल टू 9, तो आपके पास जो चीज बनेगी ये भी सर्कल बन जाएगा और ओरिजिन पर ही इसका सेंटर होगा, लेकिन इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3। अगेन आपके पास फॉर r इज इक्वल्स टू 16, आपके पास जो शेप बनेगी इट विल अगेन बी अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4, ठीक है। ये बेसिकली आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहली लेवल कर्व बनेगी, ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये आपके पास बेसिकली फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल्स जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है आपके पास, ठीक है। आपको कहा गया है कि ड्रॉ अ कंटूर डायग्राम फॉर r इज इक्वल्स टू 4, 9 एंड 16। पहला स्टेप है, आपने r की जगह फंक्शन में 4 पुट कर देना है। 4 पुट करेंगे, ये जो शेप चीज आपके पास है, ये इट्स अ प्लेन कर्व। ये कर्व जो है, ये जो आपके पास चीज है, ये जो फॉर्मूला है, इसको आप ग्राफ प्लेन के ऊपर एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आपके पास बेसिकली सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल विद रेडियस आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगेन जब आप r को 9 के इक्वल पुट करते हैं, इसमें आपके पास ये इक्वेशन बनती है, ये भी आपके पास सर्कल का ही फॉर्मूला है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है और रेडियस 3 होता है। फिर आप इस फॉर्मूला में r को 16 पुट करेंगे तो आपके पास ये शेप प्रोड्यूस होगी विच इज अगेन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो लेवल कर्व बन रही है वो यहाँ पे सर्कल एट रेडियस 2 है, सर्कल एट रेडियस 3 है और सर्कल विद रेडियस आपके पास 4 है। जब इन सब सर्कल्स को आप कलेक्टिवली एक ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास जो शेप प्रोड्यूस होगी इट्स कॉल्ड कंटूर डायग्राम। मतलब कि लेट्स से आपके पास ये सर्कल बना है विद रेडियस 2, अगेन आपने अगला सर्कल बनाया है विद रेडियस 3, रेडियस 3 के लिए लेट से आपके पास ये सर्कल बना है। क्योंकि अब मैं इनको एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए इसको हम कंटूर डायग्राम कहेंगे। इंडिविजुअली ये लेवल कर्व्स कहलाती हैं, कलेक्टिवली कंटूर डायग्राम कहलाती है। मैम ये 2 का मतलब एक्स वाई दोनों 2 होंगे इसका प्लेन पे? मतलब ये होगा कि यहाँ पे भी 2 यूनिट, यहाँ पे भी 2 यूनिट, यहाँ पे भी 2 यूनिट, यहाँ पे भी 2 यूनिट। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 0 से यहाँ तक 2 यूनिट, इधर से इधर तक 2 यूनिट, इधर से इधर तक 2, इधर से इधर तक 2, ठीक है। यहाँ पे 2 यूनिट्स होंगे सारे। तो क्योंकि ये मैं माशाल्लाह खुद बना रही हूँ तो इसका ये हाल होगा, ठीक है। ये आपके पास r इज इक्वल्स टू 4 के लिए बनने वाला सर्कल है, सही है। कलेक्टिवली हम इनको क्या कहते हैं? कंटूर डायग्राम। ये बेसिकली हमने अपने फंक्शन r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए बेसिकली एक कंटूर डायग्राम बनाई है। हमारे पास r की वैल्यूज हमारे पास क्या थी? r की वैल्यूज दूसरी थी। हमारे पास r की वैल्यू जो थी वो यहाँ पर थी, सॉरी 9 है, मैंने 3 लिखा हुआ है। r की वैल्यू 9 थी, फिर r की वैल्यू 2 थी, रेडियस हमारे पास 3 था, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास 4 थी, उसके 16 थी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास 16 थी।
किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहती? मैम मेरी आ गई है। चलो जी, बड़ी बस मैम जल्दी मेरी आ गया। अटेंडेंस रह गई है। मैम थोड़ा लेट हो गया था। तो बताना था ना, तो मैम लेट हो गए थे। 005 क्यों नहीं अटेंडेंस पे? को मैं मुनासिब नहीं समझा। नाम बताएं अपना। आमिर मैम महमूद 0138 मेडल है ये हारिस? 0138 यस मैम। ठीक है, और कौन है? मैम ये आप लेट लगा रही है। जी, लेट कमर्स आर लेट। मैं आगे? एब्सेंट नहीं हूँ। मैम आज पहली क्लास है, आते रहेंगे। नहीं, माजरत। आगे और कोई है? मर्जी आपकी। जी मैम जी प्रेजेंट कर दें, थोड़ा सा लेट हो गया तो वो नेट का इशू भाई, था। 9:20 हो गया, अटेंडेंस वैनिश हो जाएगी। मुझे बताएं किसकी रहती है? और अली रेहान है? अली रेहान, अली रेहान है 514। ये ड्रॉप हो जाएगा जो भी है। मैम नहीं बोला नहीं। अली रेहान नहीं है, ठीक है, ही इज ड्रॉप्ड देन। ईशा जलील, जैन सफदर, हैदर अली, सिद्दीक, मोहम्मद सिद्दीक, दे आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, एज यू से। ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आयशा शाहिद हिस्ट्री के नंबर लगा दिए? जी? कोई हिस्ट्री के मार्क्स आपने अपलोड कर दिए? नहीं, मैंने हाँ, क्विज 3 के तो कर दिए मैं। तो मेरे 0 एक लगे हुए हैं। असाइनमेंट के रहते हैं। आपके 0 लगे आपको हुए हैं? देखो 333 चले, मुझे याद कराना। मैम किस तरह याद करूँ आपको? डीएम कर दूं? जी ओके ओके। ठीक है भाई, चले ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। खुद अल्लाह हाफिज।